नमस्कार। आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद्रमा से संबंधित जितने भी प्रश्न बैंक आए हैं उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं मून से, चाहे वो आईएएस की परीक्षा में हो, पीसीएस में पूछा हो, या एसएससी या रेलवे या एमपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में पूछा है। तो दोस्तों, मून से संबंधित ये दूसरा सेक्शन हम आज जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा जोर ब्लू मून के बारे में होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जहाँ से छूटा था वहीं से ये प्रश्न हमारा शुरू होगा। चलिए, तो इसमें सवाल जो दे रहा है कि हीरक वलय क्राउन एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो ए पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में और बी दे रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में। यहाँ उत्तर पहला ही सही है दोस्तों। ज़्यादा आगे न बढ़ते हुए ए ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में हीरक वलय जो है देखा जा सकता है। उसके चारों तरफ जो चमकता हुआ आभा है इसी को हीरक वलय कहते हैं। चलिए, अब हम शुरुआत करेंगे 23वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को, अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक परिक्रमण काल के तल आने पर, या डी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक परिभ्रमण काल तल पर आने पर। तो अगर 23वें नंबर प्रश्न पर देखा जाए तो बी सही है। अमावस्या को, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के होगा और पूर्णिमा को नहीं। चलिए, 24वां प्रश्न है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलन सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में किस एक के कारण होता है? तो ताप, इंद्रधनुषी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश या इंफ्रारेड प्रकाश। तो इसमें दोस्तों सी सही होगा, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना घटती है तो उसमें जो है खतरनाक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। इसलिए ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि नंगी आँखों से, खुली आँखों से नहीं देखना चाहिए। चश्मे या कुछ यंत्रों के माध्यम से हमें ये घटना देखनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके आँखों पे बुरा असर पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चंद्रमा के तल पर विस्फोट होता है। विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री तो विस्फोट के कारण उत्पन्न ध्वनि को सुनेगा तथा प्रकाश को देखेगा। बी विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुनेगा। सी विस्फोट के कारण उत्पन्न ध्वनि को सुनेगा लेकिन प्रकाश को नहीं देखेगा। डी विस्फोट के कारण न तो ध्वनि को सुनेगा न तथा न ही प्रकाश को देखेगा। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों, चंद्रमा पे जो है माध्यम का अभाव है तो ध्वनि तो सुनाई नहीं देगा लेकिन प्रकाश जो है दिखाई देगा। तो 25वें नंबर प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा 25वें नंबर पे दोस्तों? बी हमारा सही होना चाहिए। यानी विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि नहीं सुनाई देगा। यानी यहाँ पे निर्वात है तो ध्वनि के लिए एक माध्यम होना चाहिए। तो निर्वात होने के कारण ध्वनि तो नहीं सुनाई देगा लेकिन विस्फोट जो है चमक हमें दिखाई देगी। 26वां प्रश्न कह रहा है कि सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से एक घटना अवलोकित नहीं होती है। तो 26वें नंबर प्रश्न में देखा जाए तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण, धूमकेतुओं की चाल, तारों का टिमटिमाना। तो 26वें में देखा जाए तो उत्तर हमारा डी सही होगा, तारों का टिमटिमाना। यानी चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा करीब होने के कारण उसका प्रकाश ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा प्रकाश के अंदर तारों का जो टिमटिमाने की घटना नहीं घटेगी। तारे उसके आसपास चमकते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो है चंद्रमा हमारे करीब होने के कारण जो चंद्रमा का जो सूर्य द्वारा उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ती उसका जो चमक है वो तारों के चमक को कमज़ोर कर देते हैं। ये सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि यह एक तरह से ऑल इन वन जीएस टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक है। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके प्रैक्टिस से आप लगभग
कई परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन, क्वेश्चन बैंक तथा टेस्ट सीरीज दोनों का फ़ायदा ले सकते हैं। यानी एक तीर से दो निशान लगा सकते हैं। यानी आपके साथ यानी आपको टेस्ट सीरीज़ का भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, माध्यम मिल जाएगा, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक का एक सेट हो जाएगा, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस करके अपनी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अच्छे बच्चों में, अच्छे पढ़ाई वाले बच्चों के लिए बीच में शेयर ज़रूर करें और उन्हें बताएं, इसकी व्याख्या भी करें, ताकि उन्हें अच्छा क्वेश्चन बैंक मिल जाए और उनकी अच्छी तैयारी होती रहे। अगला सीपीओ का प्रश्न है। सीपीओ 27वें नंबर प्रश्न को पहले देख लें। कह रहा है कि चांद का प्रयोग संचार उपग्रह के रूप में क्यों नहीं किया जाता, यानी चंद्रमा पे हम संचार को क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। तो ए है, चांद द्वारा परिक्रमण काल 24 घंटे नहीं है। बी दे रहा है, बी है, चांद द्वारा परिक्रमण काल 24 घंटे नहीं है। सी, चांद पृथ्वी के भूमध्यवर्ती तल में नहीं घूमता। और डी, उपरोक्त तीनों कारण। तो एक कारण भी जान ली, इसके लिए पृथ्वी और चांद के बीच दूरी उपयुक्त नहीं है। तो अगर 27वें नंबर प्रश्न में हम जाएं, जो कि CPO-SI में पूछा है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन SI में पूछा है, तो उसमें हमारा 27वें में डी सही होगा। यानी ये सभी कारण हैं, यानी तीनों कारणों के कारण हम चंद्रमा का प्रयोग उपग्रहों के लिए नहीं करते हैं, सैटेलाइट के लिए नहीं करते हैं। यानी तीनों बातें जो है चंद्रमा के प्रयोग को रोकती है, यानी चंद्रमा पे हम लोग अपना सैटेलाइट नहीं भेजते हैं। चलिए 28वां नंबर का प्रश्न भी कह रहा है, क्या देख लेते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल, ये 80 का प्रश्न है, तो घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, शून्य होता है। तो 28वें नंबर में देखा जाए तो बी सही है, बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल टाइम बढ़ जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 ही जो है जी का मान होता है। उसके कारण से उसके जो पेंडुलम है उसका खिंचाव कम होगा, यानी उसको पेंडुलम को पूरा चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगता है, और यानी जो है वह एक तरह से सुस्त हो जाएगा, क्योंकि जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, कम है। यहाँ पे फार्मूला भी आपके सामने दिया हुआ है। तो T बराबर 2 पाई √I/G। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जी का मान कम है, अतः चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यानी सीधी बात है कि यहाँ पर जो घड़ी है वो सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि घड़ी का सुस्त होना, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो घड़ी तेज़ी से नहीं, 1/6 धीरे धीरे चलेगी पृथ्वी की तुलना में। ब्लू मून की परिघटना क्या है दोस्तों? आज मैंने इमेज पहले ही दिखाया था, एक बार आपको इमेज भी दिखा दें फिर से। ब्लू मून क्या होता है, ये ब्लू मून की हमारी इमेज है, आकृति है, इसको आप देख लें। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ब्लू मून क्या है, तो ज़रा इसको देख लें। तो ब्लू मून की परिघटना को पहले समझ लेते हैं। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, बी ऑप्शन, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो। सी, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपी PCS में प्रश्न पूछा है दोस्तों। ब्लू मून की घटना जो है, पहले आंसर बता दें। आंसर इसमें 29 नंबर में आपका क्या सही होना चाहिए, तो डी सही होना चाहिए, यानी उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। यानी यह हमारा जो 29वां नंबर प्रश्न है, उसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई ऐसी घटना नहीं है। लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताते हैं दोस्तों। देखिए, ब्लू मून की घटना सामान्यतः 2.7 वर्षों में, जब एक अतिरिक्त, यानी एक महीने में, यानी एक वर्ष में 12 पूर्णिमा होनी चाहिए, और जब वह एक अतिरिक्त यानी 13वां पूर्णिमा हो जाए, तो उस कारण से ब्लू मून के, यानी एक अतिरिक्त चंद्र पूर्णिमा की घटना को ही ब्लू मून की घटना कही जाती है। 2.7 वर्षों में होता है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक वर्ष में जो उसका जो वार्षिक गतिविधि है, उसमें लगभग 11 दिन का अंतर होता है, और इस अंतर के कारण ही 2.7 वर्षों में
एक अतिरिक्त मास चंद्रमास हो जाता है, यानी 13 महीने की परिकल्पना हो जाती है, जिससे जो है ब्लू मून की घटना घटती है। अगर इसकी और विस्तार से बात करें दोस्तों, तो ब्लू मून एक परिघटना है जो एक वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। एक चंद्रमा लगभग 29.5 दिन का होता है। यदि कैलेंडर वर्ष 29.5 गुणे 12 करें तो 354 दिन का आता है। इसमें 12 पूर्णिमाएं होती हैं और कभी भी किसी वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा अथवा ब्लू मून का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन एक वर्ष में 365 1/4 दिन होने के कारण प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक 354 दिनों के बाद भी लगभग 11 दिन शेष बच जाते हैं। यही कारण है कि लगभग 2.7154 वर्षों में एक अतिरिक्त पूर्णिमा घटित होने के लिए आवश्यक 29.5 दिन प्राप्त हो जाते हैं। इस अतिरिक्त पूर्णिमा को ही ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक 2.7154 वर्ष में एक ऐसा माह होता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है, यदि एक कि दोनों पूर्णिमाओं के बीच अंतर लगभग 29.5 दिन का ही होता है। प्रचलित लोकप्रिय धारणा के अनुरूप जिस माह में 2 पूर्णिमा होंगी उसकी दूसरी पूर्णिमा को ही ब्लू मून कहा जाता है। इसी आधार पर वर्ष 2009, जिसमें क्रमशः 2 दिसंबर 1931 को पूर्णिमा के अवसर निर्धारित था, 31 दिसंबर को पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। वस्तुतः एक माह में पूर्णिमा के आधार पर ब्लू मून को परिभाषित करना एक लोकप्रिय त्रुटि है। 1946 में फार्मर्स अल्मनक की स्थायी एंड टेलीस्कोप मैगजीन में प्रस्तुत गलत व्याख्या के कारण प्रचलित हुई। वर्ष 1999 इसी पत्रिका द्वारा इस त्रुटि को दूर करने हेतु आलेख प्रकाशित किया गया। उल्लेखनीय है कि फार्मर्स अल्मनक द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की परिभाषा को सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त है। अल्मनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 जून और 22 दिसंबर, यानी ये चारों आयनांत की बात कर रहे हैं। इस मौसम का विभाजक तिथियों हैं। एक वर्ष में 4 खगोलीय मौसम इस प्रकार होंगे: 21 मार्च से 20 जून, 21 जून से 22 सितंबर, 23 सितंबर से 21 दिसंबर तथा 22 दिसंबर से 22 मार्च। प्रत्येक खंड लगभग 3 माह का है। प्रत्येक खंड में सामान्यतः 3 पूर्णिमाएं होती हैं, किंतु 2.7 वर्ष में किसी भी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होती हैं। 4 पूर्णिमा वाला खंड ब्लू मून परिघटना कहा जाता है। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं से तृतीय को ब्लू मून कहा जाएगा। इस परिभाषा के आधार पर 2010 के खगोलीय मौसम खंड 23 सितंबर से 22 दिसंबर के दौरान कुल 4 पूर्णिमाएं हुई। 25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 21 नवंबर एवं 20 दिसंबर को 21 नवंबर 2010 को घटित तीसरी पूर्णिमा ब्लू मून थी। इसी परिभाषा के अनुरूप ब्लू मून की तिथि 21 अगस्त 2013 है। तो इस प्रकार से हमारा ये व्याख्या सही हुआ, यानी ब्लू मून जो है एक तरह से 2.7 वर्षों में जो 11 दिन का प्रतिवर्ष चंद्रमा और पृथ्वी के वर्षों में जो दिनों में अंतर होता है, उस दिनों के कारण 207 वर्षों में अतिरिक्त पूर्णिमा की घटना घटती है, उसी को हम ब्लू मून कहते हैं दोस्तों। तो इसकी व्याख्या आप ध्यान से देखेंगे तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणामस्वरूप कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है? तो 30वें नंबर प्रश्न में अगर देखा जाए, बृहद ज्वार, लघु ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, इसमें जो है उच्च ज्वार होना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा सही है। एनडीए का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हम चलते हैं, शशि का दे रहा है कि कथन क्या है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नहीं है। निम्नलिखित कोटों को सही चयन करना है। ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। कथन और कारण दोनों सही परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो 31वें नंबर में हमारा भी सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही है परंतु उनकी व्याख्या नहीं करते हैं। यानी 1/6 जो है ग्रेविटी है और चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नहीं, यानी जितना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है जी का मान उतना चंद्रमा पे नहीं है। 1/6 कम है। 1/6 जो है पृथ्वी की तुलना में कम है। इस प्रकार से ये सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चंद्रमा से संबंधित लगभग सभी
चाहे वो सिविल के प्रश्न हो या वनडे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हों, सबका हमने विशद व्याख्या की, वर्णन किया। तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को, क्लास को जो है पूरी तरह से देखेंगे, पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, जिससे आप आसानी से अपनी परीक्षा को हल कर सकें। तो नमस्कार और धन्यवाद।